नहीं नहीं, वो ऐसा क्यों करेगी? प्रशांत ने कियारा की सफाई में प्यारेलाल से कहा। उस दिन तो बल्कि वो मुझे। प्रशांत बोलते बोलते अटक गया। उसको याद आ गया कि कियारा उसको अपने घर के अंदर ले जाना चाहती थी। प्यारेलाल ने प्रशांत को सोचते हुए देखा और फिर पूछा, क्यों? वो ऐसा क्यों नहीं कर सकती? उसको छोड़ो। प्रशांत ने बात को टालने की कोशिश की। ठीक है, फिर मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो। तुम्हें याद है ना, दादाजी ने तुमसे दुकान शाम के बाद खुली रखने के लिए मना किया था। फिर भी तुम बार बार दुकान शाम को खुली रखते हो। तुम्हारे दादाजी तुम्हें बहुत अच्छे से जानते थे। उन्हें पता था कि तुम उनकी बात को मानोगे नहीं। प्यारेलाल ने कहा। मुझे याद है कि दादाजी ने मुझे एक बार ये हिदायत दी थी, लेकिन शाम के टाइम दुकान क्यों खुली नहीं रखनी उसके बारे में कुछ नहीं बताया था। वो मुझे आगाह तो करना चाहते थे, मगर वो ये भी जानते थे कि मैं दुकान खोलूंगा और हर चीज की छानबीन भी करूंगा। प्रशांत ने विस्की का एक घूंट लेते हुए कहा, तुम कब से शराब पीने लगे? प्यारेलाल ने प्रशांत से पूछा। बस समझ लो अभी से, प्रशांत ने जवाब दिया। तुम्हारे दादाजी ने तुमसे इस कुएं के बारे में कभी कुछ नहीं कहा था? प्यारेलाल ने पूछा। एक बार बचपन में कहा था, उसके बाद कभी कुछ नहीं, प्रशांत बोला। जितना मैं तुम्हारे दादाजी को जानता हूं, वो तुमसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो ये भी जानते थे कि जिस चीज के लिए वो तुम्हें मना करेंगे वो चीज तुम सबसे पहले करोगे, और शायद तुम इन सब बातों पर यकीन भी ना करते, लेकिन उन्होंने तुम्हें आगाह करने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर छोड़ा होगा। वैसे क्या तुमने इस दुकान की हर चीज को ध्यान से देखा है? प्यारेलाल ने कहा। यह सुनकर प्रशांत दुकान में घूमने लगा। हकीकत में दादाजी के मरने के बाद मैंने उस दुकान पर कभी ध्यान नहीं दिया, और बीते कुछ दिनों से मुझे इस दुकान पर ध्यान देने का समय भी नहीं मिल पा रहा है। अगर दादाजी ने कुछ भी रखा होगा तो वो कहाँ होगा? प्रशांत ने प्यारेलाल से पूछा। कोई ऐसी चीज जो तुम्हारे लिए बहुत खास हो, या ऐसी कोई जगह जो सिर्फ तुम्हें पता हो? प्यारेलाल ने दिमाग चलाते हुए बोला। प्रशांत इधर उधर देखने लगा। फिर उसको दुकान में पूजा का स्थान दिखा। पूजा घर एक ऐसी चीज है जहां दादाजी अक्सर लंबे टाइम तक बैठा करते थे। दुकान के काउंटर पर तो वो तभी जाते थे जब ग्राहक आता था। प्रशांत ने पूजा घर पर नजर डाली। यहाँ पर तो महादेव की फोटो और मूर्तियां रखी हैं, और ये बगल की अलमारी में अनगिनत किताबें जो दादाजी अक्सर पढ़ा करते थे, प्रशांत ने कहा। प्यारेलाल भी अब प्रशांत के पास आकर खड़ा हो गया। क्या ये तस्वीर भी हमेशा से पूजा घर में थी? प्यारेलाल ने अपनी उंगली से इशारा करते हुए प्रशांत से पूछा। प्रशांत ने तस्वीर को ध्यान से देखा। ये तो मेरी और दादाजी की फोटो है, प्रशांत ने कहा, मगर ये तो दीवार पर टंगी रहती थी। इसको दादाजी ने पूजा घर में कब और क्यों रखा? प्रशांत ने चौंकते हुए प्यारेलाल से पूछा। प्रशांत जैसे ही फोटो उठाने वाला था कि प्यारेलाल ने उसके हाथ पर मारा और कहा, अरे दारू पीकर पूजा घर में हाथ लगा रहे हो, अपना धर्म मत भ्रष्ट करो। धर्म तो दारू पीते ही भ्रष्ट हो गया था, प्रशांत ने जवाब दिया और फोटो को पूजा घर से उठा लिया। शंभू है शंभू। प्यारेलाल ने पूजा घर में रखी गंगा जल की बोतल उठाई और उस जल को पूजा घर में छिड़क दिया। फिर थोड़ा सा पानी चुल्लू में लेकर प्यारेलाल ने अपने और प्रशांत के ऊपर भी छिड़क दिया। प्रशांत ने प्यारेलाल के ढकोसलों को देखकर गहरी सांस ली और कुर्सी पर आकर बैठ गया। फिर वो उस फोटो को ध्यान से देखने लगा। प्रशांत ने फोटो को पलटा और फिर पीछे की तरफ देखा। तभी उसने कुछ नोटिस किया और बोला, ऐसा लगता है कि इस फ्रेम को किसी ने खोला था। प्रशांत ने प्यारेलाल को फ्रेम का स्क्रू दिखाते हुए बोला, यह स्क्रू पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। फिर प्रशांत ने फोटो फ्रेम को खोल दिया। अरे ये क्या है? प्यारेलाल ने चौंकते हुए पूछा। प्रशांत के हाथ में फोटो के साथ साथ एक चिट्ठी भी थी। लगता है दादाजी ने चिट्ठी लिखकर इस फोटो में छुपा दी थी।
प्रशांत ने कहा, पढ़ो इसको, इसमें जरूर कुछ महत्वपूर्ण बात लिखी होगी। प्यारेलाल ने बोला। प्रशांत ने चिट्ठी को पढ़ना शुरू किया। मेरे प्यारे पोते प्रशांत, खुश रहो। अगर ये चिट्ठी तुम्हारे हाथ लगी है तो इसका मतलब तुम्हारी जिंदगी में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं होना शुरू हो गई हैं और तुमने अपनी दिल की ना मानकर अपने दिमाग से सोचना शुरू कर दिया है। मुझे पता है कि तुम पुलिस वालों को छानबीन करने की बहुत आदत रहती है और इसी उम्मीद से ये चिट्ठी मैं यहां रख रहा हूं। मुझे यकीन है कि तुम छानबीन करते हुए इस चिट्ठी तक एक ना एक दिन जरूर पहुंचोगे। मुझे यह भी पता है कि तुमने मेरी बात को नहीं माना होगा और दुकान को शाम होने के बाद भी खुला रखा होगा। शाम के बाद दुकान में सिर्फ अतृप्त आत्मा ही ग्राहक बनकर आती है और जब वो आत्माएं आना शुरू कर देती हैं, तब कुएं का खून खौलने लगता है। हाँ, तुमने सही पढ़ा। उस कुएं में खून है जो हर अमावस्या को खौलने लगता है और एक बार अगर होरी जाग जाए तो बिना किसी मासूम की बलि लिए वो नहीं मानता है। प्रशांत अब चिट्ठी पढ़ते हुए रुका और प्यारेलाल को देखने लगा। तुम्हारे दादाजी ने मुझे उस मौत के कुएं और उसमें उबल रहे खून के बारे में बताया था। सच कहूं तो तुम्हारे दादाजी को भी शायद उस समय बहुत कुछ नहीं पता था। ये कुआं सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। जब वो कुआं जाग जाता है तब वो किसी की बलि मांगता है और अगर वो बलि नहीं दो तो तुम्हारे किसी प्रियजन की जान चली जाती है और ये सिलसिला पता नहीं कब से चला आ रहा है। प्यारेलाल ने प्रशांत को बताया। तो आप कहना चाहते हो कि जिंदा रहने के लिए दादाजी ने भी मासूमों की बलि दी थी? ना ना, मैं इस बात को नहीं मानता। प्रशांत ने कहा, अपने प्रियजनों को बचाने के लिए उन्हें ये काम करना पड़ा था। प्यारेलाल ने कहा, और जहां तक मेरा अंदाजा है अब ये काम तुम भी कर रहे हो। प्रशांत ने अब एक गहरी सांस ली। उसने चिट्ठी आगे पढ़ना शुरू किया। मुझसे भी एक रात वही गलती हुई थी जो तुमसे हुई। मैंने भी पहले इन सब बातों पर विश्वास नहीं किया था। कुएं से निकले हुए उस काले साए ने मुझे एक खून की बोतल, एक यंत्र और एक मंत्र भी दिया था। उस यंत्र को मैंने दुकान के बाईं दीवार पर बना दिया था। जब मैंने बलि देने से इनकार कर दिया तब उसने मेरे एक प्रियजन की जान ले ली, मेरे बड़े भाई। जिस रात मैंने बलि नहीं दी उस रात उसकी नदी में डूब जाने से मौत हो गई थी। मुझे पता था कि उसकी मौत का जिम्मेदार मैं हूं। मैं इस ग्लानि से निकल नहीं पा रहा था और मजबूरी में अपने प्रियजनों को बचाने के लिए मुझे एक के बाद एक बेगुनाहों की बलि देनी पड़ी। मगर मैं समस्या का समाधान ढूंढना चाहता था, इसलिए अगली अमावस्या से पहले मैं पुराने महादेव के मंदिर में जाकर मुख्य पुजारी से मिला। मैंने उनको पूरा किस्सा सुनाया। वो पुजारी मुझे पास के जंगल में लेकर गया। जंगल में एक गुफा थी जहां एक अघोरी रहता था। उस भभूत से ढके हुए अघोरी को पहली बार मैं देखकर घबरा गया था। दोनों ने मेरी मदद करने की ठानी। पुजारी और अघोरी को लेकर मैं अपने घर आ गया। अगले 3 दिन तक पुजारी और अघोरी दोनों उस मौत के कुएं के पास बैठे रहे। उन्होंने अनगिनत तरह की पूजाएं और हवन किया। मैं बस दुकान में बैठा रहा। 3 दिन बाद सिर्फ अघोरी दुकान के अंदर आया। इस पूरी विधि विधान में पुजारी की आहुति चढ़ चुकी थी। उस अघोरी ने मुझे एक लाल किताब दी। उस लाल किताब में भूत प्रेतों और अतृप्त आत्माओं को वश में करने के नुस्खे लिखे हुए थे। उसकी किताब में बहुत सारे मंत्र और यंत्र भी थे। उसके साथ ही उसने मुझे मेरे बचाव के लिए बहुत सारे उपकरण भी दिए। मेरी डोम की लाठी उसमें से एक है। इसको हमेशा अपने पास रखना। वो किताब भी मैं तुम्हारे लिए छोड़कर जा रहा हूं। उस लाल किताब को पूरा पढ़ लेना। जाते समय मुझे अघोरी ने बताया कि अगले 50 साल तक उसने उस कुएं को बंद कर दिया था। अच्छे कर्मों से अपनी जिंदगी को जीना, ये कहते हुए वो अघोरी चला गया और बाद में मुझे पता चला कि उसकी भी कुछ घंटों में मृत्यु हो चुकी थी। 50 साल
बस अब खत्म होने को ही है। उस कुएं का खून फिर से खौलने लगेगा। मेरे भी जाने का समय आ चुका है। मुझे पता है कि मैं तुम्हें एक मुसीबत में डालकर जा रहा हूं, मगर उस अघोरी की बात को हमेशा याद रखना। अच्छे कर्मों से अपनी जिंदगी को जीना। मेरे पास उस मौत के कुएं को बंद करने का कोई रास्ता नहीं है, मगर मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इस समस्या का हल जरूर ढूंढ लोगे। मेरे पास जितनी भी जानकारी थी वो मैं तुम्हें सब देकर जा रहा हूं। आगे का कार्य अब तुम्हारे हाथ में है। प्रशांत ने पूरी चिट्ठी पढ़कर उसको बंद करके वापस पूजा में रख दिया। वो लाल किताब कहाँ है? प्रशांत ने प्यारेलाल से पूछा। यहीं कहीं होनी चाहिए, अब शायद इन किताबों की अलमारी में, प्यारेलाल ने कहा। और तुरंत प्रशांत और प्यारेलाल दोनों अलमारी में किताब को ढूंढने लगे। लाल जैसी दिखने वाली यहां पर बहुत सी किताबें हैं, इनमें से अघोरी की लाल किताब कौन सी होगी? प्रशांत ने प्यारेलाल से पूछा। सारी किताबों को निकाल कर देखते हैं, प्यारेलाल ने कहा। और फिर दोनों उस लाल किताब को ढूंढने में लग गए, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें वो किताब नहीं मिली। हमने पूरी अलमारी को देख लिया है, इसमें से कोई भी किताब वो लाल किताब नहीं है जैसा चिट्ठी में लिखा है, प्रशांत ने हताश होते हुए कहा। मगर वो लाल किताब होनी तो यही चाहिए। ऐसी कीमती चीज को तुम्हारे दादाजी ने जरूर कहीं छुपा कर रखा होगा, प्यारेलाल ने कहा। घर में कोई तिजोरी तो है नहीं जिसमें उन्होंने वो किताब रखी हो, प्रशांत बोला। और बाकी इन सब अलमारी में तो पूजा की सामग्री भरी हुई है, और कहां हो सकती है? मैं क्या कहता हूं, चलो एक बैग और लगाते हैं, जिससे दिमाग खुल जाएगा तो कुछ और सूझेगा, प्यारेलाल ने कहा। अरे चाचा जी, अपनी बकवास बंद करो। आप हर वक्त बस शराब के बारे में ही सोचते रहते हो। अब पीने के बाद क्या खाक नया आइडिया आएगा दिमाग में? प्रशांत ने गुस्सा होते हुए कहा। ठीक है, तो एक काम करो, एक कड़क मसालेदार चाय बनाओ, प्यारेलाल ने सुझाव दिया। प्रशांत किचन में जाकर चाय बनाकर एक केतली में ले आया। अबे यार, तो कब भी ले आते, प्यारेलाल ने कहा। प्रशांत दोबारा किचन में जाने वाला था कि प्यारेलाल ने उसको रोकते हुए बोला। अरे ये कांच की अलमारी है ना, इसमें कप रखे हैं, वही कप निकाल लो। अब बार बार क्या किचन में जाओगे? प्रशांत को भी प्यारेलाल का सुझाव सही लगा। उसने कांच की अलमारी को खोलकर कप निकाले। कप को उठाते ही एक पतली सी किताब वहां से जमीन पर गिरी। हाँ? ये क्या है? प्यारेलाल ने उस पतली सी बुक को उठाते हुए कहा। प्रशांत ने दोनों कप मेज पर रखे और बुक प्यारेलाल के हाथ से ले ली। उस पतली सी नोटबुक पर लाल रंग के कपड़े का कवर चढ़ा हुआ था। इस पर तो वही यंत्र बना हुआ है जो गाड़ी के अंदर बना था। लगता है ये वही अघोरी की लाल किताब है, प्रशांत ने किताब को खोलते हुए कहा। प्रशांत और प्यारेलाल किताब को बारीकी से देखने लगे। है तो ये इतनी पतली सी किताब, मगर इस किताब को पढ़ने में तो मेरी पूरी जिंदगी बीत जाएगी, प्रशांत ने कहा। हमारे पास इतना समय नहीं है। मैं इस किताब की फोटो खींचकर अपने फोन में रख लेता हूं, जरूरत पड़ने पर काम आएगी, प्रशांत ने कहा। मेरे हिसाब से तो तुम जितने दिन हो सके उतने दिन इस किताब पर ध्यान दो। इसके मंत्रों को अच्छे से याद कर लो और देखो कि कौन सी स्थिति में कौन सा मंत्र इस्तेमाल होता है, प्यारेलाल ने प्रशांत को सलाह दी। प्रशांत ने किताब को खोलकर पहला पन्ना पढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे अचानक ही नींद आने लगी। अरे क्या हुआ? प्यारेलाल ने कहा। प्रशांत ने खिड़की से बाहर नजर डाली और कहा, पता नहीं, अचानक नींद आने लगी। वैसे सुबह होने को है और पूरी रात हमारी इसी में बीत गई। थोड़ी देर आराम करते हैं, प्रशांत ने कहा। तुम ठीक कह रहे हो, थोड़ी देर कमर सीधी कर लेते हैं, फिर चाय पीकर इस किताब को पढ़ते हैं। थोड़ी देर दोनों घर में जाकर लेट गए। फिर कुछ समय बाद प्रशांत और प्यारेलाल चाय का एक एक कप पकड़कर फिर से किताब को पढ़ने लगे। प्रशांत ने पहला पन्ना पढ़ा। अगर तुम्हें टिड्डियों का झुंड दिखाई दे और लाश पेड़ से चिपकी हो
तो एक स्वच्छ पानी के कटोरे में आग को प्रज्वलित करना। प्रशांत ने किताब में पढ़ा, ये सब क्या लिखा है? पानी में कोई आग कैसे लगा सकता है? प्रशांत ने कहा, बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन उस अघोरी ने इसमें यह सब कुछ सोचकर ही लिखा होगा। और अगर तुम्हारे दादाजी ने यह सब कर लिया था तो वो खुद किसी अघोरी से कम नहीं होंगे। प्यारेलाल ने कहा, पर यह सब कैसे पॉसिबल है? प्रशांत ने बोला, उसे अब उस किताब की सच्चाई पर शक होने लगा था। आगे देखो क्या लिखा है, प्यारेलाल ने कहा। प्रशांत ने आगे के पन्नों को पढ़ना शुरू कर दिया, जिसके काफी पन्ने पढ़ने के बाद प्रशांत बोला, इसमें कहीं भी खूनी कुएं के बारे में कोई जिक्र नहीं। अगर ये किताब अघोरी ने दादाजी को दी थी तो कुएं के होरी से कैसे छुटकारा पाया जाए ये क्यों नहीं लिखा? चाचा जी, क्या आपको लगता है कि ये असली किताब है या फिर किसी ने असली किताब चुराकर ये नकली वाली किताब यहां रख दी है? प्रशांत ने परेशान होकर कहा। क्या प्रशांत का शक सही था? क्या असली किताब किसी और के पास थी? क्या प्रशांत इस गुत्थी को सुलझा पाएगा? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।